हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप मैंने जो प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं वो सीरीज़ स्टार्ट करी है वंस अगेन, तो आपको वो अच्छी लग रही होगी वीडियोस एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगे तो भी बताइए, कुछ अच्छा ना लगे तो भी बताओ, ताकि मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ जी, मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए आगे या ना नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। और जो ये वीडियो है ये प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा आपको इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा बोरिंग्स के ऊपर। आज हम बोरिंग्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी जिन बच्चों का रिजल्ट आया था एंड वो लोग जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग पास नहीं हुए वो पढ़ाई वगैरह दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को किसी भी टाइप की इशू आ रही है, आपको ये समझ नहीं आ रहा हम पढ़ाई किस तरीके से करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कुछ भी, और जॉब्स वालों को कि क्या प्रोफाइल चूज़ करें, उस प्रोफाइल के लिए कैसे पढ़े, इंटरव्यू के लिए कैसे अपने आप को साउंड नॉलेज लाए, टेक्निकल नॉलेज कहाँ से ले, कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप चाहो तो मुझसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। काउंसलिंग सेशन 1-to-1 होगा, कॉल सेशन होगा और वो चार्जेबल होगा। बहुत नॉमिनल सी वैल्यू 99 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बोरिंग के ऊपर। बोरिंग बेसिकली जो हमने ली हुई है, हमने बैंक से ली हुई है, हमने रिलेटेड पार्टी से ली हुई है, या हमने कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ ली हुई है, जैसे हमने ओवरड्राफ्ट लिमिट ली हुई है या फिर हमने कैश क्रेडिट लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जनरली बोरिंग्स में आती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, बट अभी एटलीस्ट ये चीज़ें तो आती है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बोरिंग देखते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बोरिंग दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है सिक्योर्ड बोरिंग और एक होती है अनसिक्योर्ड बोरिंग। सिक्योर्ड बोरिंग्स क्या होंगी? सिक्योर्ड बोरिंग्स होंगी जो हमने लोन लिया हुआ है, वो सिक्योर्ड हुआ हुआ है, वेदर हमारी फिक्स एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड हुआ हुआ है, हमारे स्टॉक्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, हमारे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, या हमारे डेटर के अगेंस्ट है। तो बेसिकली सिक्योर्ड बोरिंग्स क्या होंगी? हमारी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मतलब कोई भी ऐसा हमने लोन लिया हुआ है जिसके लिए हमने कुछ सिक्योरिटी दी है, कुछ प्लेज दिया हुआ है, वो होगी जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको बोलेंगे हम सिक्योर्ड बोरिंग। अनसिक्योर्ड बोरिंग कौन सी होगी? जो हमने अपने रिलेटेड पार्टी से ली हुई है, जैसे होता है ना लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर एंड अदर रिलेटिव, तो वो बेसिकली हमारी अनसिक्योर्ड बोरिंग है। तो सबसे पहले हो गया, हमने बाइफर्केट कर लिया सिक्योर्ड बोरिंग के अंदर और अनसिक्योर्ड बोरिंग के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लास्ट ईयर देखो, जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा वो तो हमारा प्रीवियस साइंड फाइनेंशियल से मैच हो जाएगा। अब हम इस ईयर देखेंगे क्या उस बोरिंग के अंदर क्या चेंज हुआ है। ऐसा हुआ है कि क्या कोई नई बोरिंग ली गई है? ठीक है, तो अगर नई बोरिंग ली गई होगी तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से मिलेंगे। लेकिन वो लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमने देखा हम लोग ना जितनी भी बोरिंग्स होंगी ना उसके लेजर्स ले लेंगे। लेजर्स बेसिकली वो डिटेल होती है ना जिसमें पूरा बाइफर्केशन होता है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ड्यूरिंग दैट कितनी अगर नई बोरिंग ली या आपने कितनी रीपेमेंट कर दी, और क्लोजिंग बैलेंस। अगर उस कंपनी ने के पास 10 बोरिंग है तो आप 10 के लेजर ले लोगे, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। ठीक है। अब जो रीपेमेंट हो रही होगी, ठीक है, रीपेमेंट के लिए हमें क्या मिलेगा क्लाइंट से? हमें मिलेगा लोन का रीपेमेंट शेड्यूल। तो जितनी भी रीपेमेंट हो रही होगी वो हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे? लोन के रीपेमेंट शेड्यूल से। और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जा रहा होगा, क्योंकि कंपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो दे रही होगी, तो इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर जा रहा होगा, जो कि P&L की डेबिट साइड में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ रहा होगा। तो हम उस जो लोन शेड्यूल होगा उसको चेक कर लेंगे कि पहले तो हम पेमेंट्स चेक कर लेंगे और उसकी बैंक से ट्रेसिंग कर लेंगे कि हाँ किसी भी इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ हुआ है। फर्स्ट चीज़ क्या हो गई? हमने क्लाइंट से लेजर लिए, लेजर में हमने से पहले तो ये देख लिया कि भाई ठीक है कौन कौन सी जो बोरिंग्स है, मतलब जो रीपेमेंट्स हो रही है उसके लिए हमने क्लाइंट से रीपेमेंट शेड्यूल ले लिया, लोन शेड्यूल ले लिया, आप उसको कुछ बोल सकते हो। और हमने एक एक जो भी इंस्टॉलमेंट है उनको वेरीफाई कर लिया कि यस जो शेड्यूल के अंदर इनकी इंस्टॉलमेंट थी वो वेरीफाई हो गई। अब
जो इंस्टॉलमेंट जारी होगी इसमें प्रिंसिपल का कंपोनेंट भी होगा और इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आ रहेगा। तो जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो लोन में से माइनस हो रहा होगा क्योंकि लोन की रीपेमेंट हो रही होगी, और जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो आपके फाइनेंस कॉस्ट में डेबिट साइड पे जा रहा होगा। ये चीज़ हो गई। अब अगर क्लाइंट ने नया लोन लिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहले तो लोन लिया होगा तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग हुई होगी, कुछ मिनट्स होंगे ना, मतलब जहाँ पे लोन कंपनी बता रही होगी कि हम लोन ले रहे हैं, एंड उसमें पर्पस मेंशन होगा कि हम लोग लोन किस पर्पस से ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कंपनी से क्या ले लोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन ले लोगे जिसके अंदर क्या मेंशन होगा कि पर्पस एंड डिटेल्स ऑफ लोन अलॉन्ग, जो कि एक अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगा। ठीक है, अब हमने वो भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने लोन लिया होगा तो बैंक से हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट करा होगा तो हम लोग बैंक ट्रेसिंग भी वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नया लोन होगा उसके अंदर भी वही हम ये चेक कर लेंगे कि उसकी जो पेमेंट हो रही है वो फर्स्ट डे को हो रही है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ को हो रही है या लास्ट डे ऑफ मंथ को हो रही है, क्योंकि उस हिसाब से उनका शेड्यूल बना हुआ होगा। तो हम वहाँ से उसकी भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट की वर्किंग भी चेक कर लेंगे, और हम लोग रीपेमेंट, मतलब जो रीपेमेंट हो रही होगी लोन की वो भी चेक कर लेंगे। उसके अलावा अब हम ये भी चेक करेंगे कि जो लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था क्या लोन उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है भी या नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी है जिसका हॉस्पिटल का बिजनेस है। ठीक है, उसने अपने हॉस्पिटल के अंदर सपोज 100 बेड्स लगाने हैं, और उसने उस 100 बेड्स लगाने के लिए बैंक से लोन लिया। तो एक तरीके का जो 100 बेड्स है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब वो लोन लेगी तो वो जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसके लिए उस लोन को यूटिलाइज भी तो करेगी ना, और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बैंक भी लेगा, क्योंकि बैंक भी तो बोलेगा ना कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था क्या आप उसको उस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। तो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है ना वो भी सीए ही बनाते हैं कि हाँ ये जो लोन आया था इतना इतना लोन था सो एंड सो, इसमें से इतना अमाउंट इस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो गया। तो वो आप सर्टिफिकेट भी लोगे अपने क्लाइंट से कि ठीक है आपने जो ये लोन लिया था आप हमें इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिखाओ कि ये जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसके लिए यूटिलाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा हमारे को और क्या मिलेगा, हमें लोन सैंक्शन लेटर मिलेगा, वो हम लेंगे जहाँ पे लोन सैंक्शन हुआ होगा। दूसरा फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या होगी, लोन एग्रीमेंट होगा। लोन एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म्स लिखी होंगी, कितने अमाउंट का लोन है, कितने पीरियड का लोन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, और बाकी जो भी टर्म्स है। तो आप वो एक एक टर्म वेरीफाई करोगे, और जो भी आपका वर्क पेपर होगा आप वहाँ पे नोट करोगे और वहाँ पे आप ये एग्रीमेंट लगा दोगे, ताकि जब आपका कोई सीनियर चेक करेगा लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया हुआ तो आप डायरेक्टली उसको वो एग्रीमेंट खोल के दिखा सकते हो कि सर ये 100 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, ये इतना इसका टर्म्स ऑफ लोन इतना है, इस पे इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना है, इसकी इंस्टॉलमेंट हर महीने इतनी इतनी जा रही है। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा हम जो लोन हमारा सपोज हम लोग 31 मार्च को है तो जो लोन हमारा नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर पे होने वाला है, अब प्रेजेंटेशन की बात आएगी, जो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर पे होने वाला है वो हमारा लोन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर, और जो 12 मंथ के बाद पे होने वाला है वो सारा का सारा लोन हमारा किस में जाएगा, वो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन की बात भी हो गई। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा सा इसको दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने क्लाइंट से लेजर लिया था लोन का, सो दैट हमारे को पता चल सके क्लाइंट ने कितने लोन लिए हुए हैं और उसमें से नए लोन कितने हैं या जो भी है, लेजर से हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। और हमने उस अमाउंट को वेरीफाई कर लिया हमारे ड्राफ्ट फाइनेंशियल से। फिर हमने जो भी न्यू लोन लिए हुए हैं उनके हमने सैंक्शन लेटर लेंगे और उनके हम लोग लोन एग्रीमेंट लेंगे, और जब लोन हमें रिसीव, जब हमारे अकाउंट क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट का हुआ होगा तो हम लोग उसकी बैंक ट्रेसिंग भी कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो लोन है वो किस पर्पस से लिया हुआ है, और ये देखेंगे कि जिस पर्पस से लिया था लोन उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्लाइंट से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेंगे। फिर हम लोग क्लाइंट से लोन शेड्यूल लेंगे। अब देखो, हो सकता है कि जो आपका जो रिलेटेड पार्टी से लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है,
वो मतलब इंटरेस्ट फ्री हो, मतलब उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज ना हुआ हो, लेकिन हम लोग उसके लिए भी एग्रीमेंट लेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अनसिक्योर जो हमने रिलेटेड पार्टी से लोन लिया हुआ उस पर रिलेटेड पार्टी को इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही, उसका भी एग्रीमेंट बना होगा ना। तो आपको क्लाइंट से सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट तो लेना है, अनसिक्योर्ड लोन भी जो लिया हुआ है उसके लिए भी आपको एग्रीमेंट लेना है, और आपको टर्म्स सारी वेरीफाई करनी है कि जो एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स लिखी हुई है, लोन का अमाउंट, लोन का पीरियड, लोन की रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रेट, वो आपको सारी चीज़ें एग्रीमेंट से वेरीफाई करनी है, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो। आपने फिर रीपेमेंट शेड्यूल ले लिया, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है तो हो सकता है ना उसमें भी तो रीपेमेंट शेड्यूल हो कि कभी तो पे होगा ना, उस हिसाब से आप फिर चेक भी करोगे कि जो रीपेमेंट की वो है क्या बोलते हैं टर्म्स है कि कितने कितने टाइम में पे होना था, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, क्या कोई इंस्टॉलमेंट है डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपने लोन लिया हुआ है अगर आपने उसको पे नहीं करे तो आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे, फिर मैंने आपको बताया हम बोर्ड रेजोल्यूशन भी लेंगे जिसमें मेंशन होगा कि किस पर्पज़ से कितने अमाउंट का लोन कौन से बैंक से लिया जा रहा है। उसके अलावा एक आपको पता है एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जैसे क्रेडिट क्या बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट होता है ना वो क्रेडिट फैसिलिटी होती है सीसी, और ओडी जो हमारे होते हैं उसके अगेंस्ट आपको पता है एक चीज़ होती है कि हमारे को मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट को अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है, आई डोंट नो मंथली करनी पड़ती है क्वार्टरली, ये मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है स्टॉक स्टेटमेंट। तो आप ये भी वेरीफाई करोगे जो स्टॉक स्टेटमेंट क्लाइंट सबमिट कर रहा है बैंक को, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती है या नहीं, ठीक है। और आप ये भी चेक करोगे कि क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो ब्रीच हो रही हो लोन्स के। सपोज जैसे बैंक ने बोला कि आपको मंथली स्टेटमेंट सबमिट करनी है, ठीक है, आपको इतनी रेशो मेंटेन करनी है, ये एक कंडीशन लगाई बैंक ने कि आपको इतने जो आपने हमसे इतना लोन लिया आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं लेना या हमें रिपोर्ट करना है। हो सकता है कि बैंक कोई भी कंडीशन लगाए, वो मुझे अनलिमिटेड कंडीशन हो सकती है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन बैंक ने लगाई हुई है लोन देने पे, तो आप ये देखो कि क्या कोई कंडीशन ब्रीच तो नहीं हो रही, क्या ऐसा तो नहीं रहा कि कोई लोन की कंडीशन ब्रीच होने पे लोन सीधा रीपेबल ऑन डिमांड तो नहीं बन रहा, क्योंकि कई बार बैंक्स कुछ कंडीशंस लगाते हैं एंड वो बोलते हैं कि अगर आप इस कंडीशन को वायलेट करोगे तो सीधा सीधा ये जो लोन है ये रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो कि ब्रीच हो रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सारी लोन से रिलेटेड होती है, मतलब ये तो मिनिमम है, इतना तो हमें चेक करना ही करना है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं कुछ चीज़ इसके अंदर भूल रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे भी बताना ताकि मेरी नॉलेज में भी वो चीज़ आए और बढ़ सके। सो आई होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।